सोचो, तुम एक अंधेरा सा थिएटर में बैठे हो। सामने एक बड़ा स्टेज है, लेकिन उस पर पर्दा गिरा हुआ है। तुम्हें पता है कि उस पर्दे के पीछे कुछ है, शायद कोई कहानी, कुछ कैरेक्टर्स, एक पूरी दुनिया। पर जब तक पर्दा उठेगा नहीं, क्या वो दुनिया वाकई में वहां है? और अगर मैं कहूं कि वो दुनिया तब तक एग्जिस्ट ही नहीं करती जब तक तुम उसे देखते नहीं हो। ये कोई पोएटिक मेटाफोर नहीं है, ये रियल साइंस है, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम दुनिया एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ सिमल्टेनियसली पॉसिबल है। एक पार्टिकल एक ही वक्त में हर जगह हो सकता है, लेकिन जब तक तुम उसे देख नहीं लेते, उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता। यह आइडिया इतना बिजार है कि जब साइंटिस्ट्स ने इसे पहली बार देखा, उन्होंने खुद को भी ट्रस्ट करना छोड़ दिया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं द ऑब्जर्वर इफेक्ट। अगर आप किसी क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, तो वो एक प्रोबेबिलिटी बन जाता है, एक वेव ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन जैसे ही आप उसे मेजर करते हो, वो वेव कोलैप्स हो जाती है और वो पार्टिकल एक डेफिनेट जगह पे दिखाई देता है। सोचो, रियलिटी अपने आप डिसाइड करती है कि वो क्या होगी सिर्फ इस बेस पे कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। इस बात को समझने के लिए चलते हैं एक एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो इतना सिंपल है कि स्कूल के बच्चे भी उसे समझ सकते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स ने पूरे साइंस के फाउंडेशन को हिला दिया। द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक स्क्रीन लो, उसमें दो पतली पतली छिद्र, दो स्लिट्स। उसके पीछे एक वॉल है जहां लाइट के पार्टिकल्स, फोटॉन्स, गिरते हैं और हम उसका पैटर्न देखते हैं। अब अगर आप एक लाइट बीम को इन स्लिट्स से गुजारते हो, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि लाइट दो लाइनें बनाएगी, हर स्लिट के पीछे एक लाइन। सिंपल, राइट? पर जब साइंटिस्ट्स ने यह एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने देखा कि वॉल पर एक स्ट्रेंज पैटर्न बन रहा था, एक इंटरफियरेंस पैटर्न, जैसे लाइट ने खुद से इंटरफियर किया हो, एक वेव की तरह। मतलब लाइट पार्टिकल्स नहीं, वेव्स की तरह बिहेव कर रही थी। तो फिर उन्होंने सोचा, चलो फोटॉन्स को एक एक करके भेजते हैं। एक फोटन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और तब भी इंटरफियरेंस पैटर्न बन रहा था। मतलब एक फोटॉन दोनों स्लिट से एक साथ जा रहा था। कैसे? क्या वो फोटॉन दो जगह एक साथ था? यह सुन के साइंटिस्ट कंफ्यूज्ड हो गए। सो दे ट्राइड टू चीट द सिस्टम। उन्होंने स्लिट्स के पास डिटेक्टर्स लगा दिए ताकि देखा जा सके कि फोटॉन कौन सा स्लिट चूज करता है। और गेस करो क्या हुआ? इंटरफियरेंस पैटर्न गायब हो गया। फोटॉन ने एक स्लिट चूज किया, एक पार्टिकल की तरह बिहेव किया, वेव वैनिश हो गई। मतलब जब तक आप नहीं देखते, फोटॉन वेव की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही आप देखने की कोशिश करते हो, वो पार्टिकल बन जाता है। क्या पार्टिकल को पता है कि उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है? इस पॉइंट पे क्वांटम फिजिसिस्ट्स ने सिर पकड़ लिया, क्योंकि इसका मतलब था कि रियलिटी ऑब्जर्व होने पर बदल जाती है। और यही है क्वांटम कर्टन का सच। जब तक हम उस कर्टन के पीछे नहीं झांकते, कोई भी चीज डेफिनेट नहीं होती, वो बस पॉसिबिलिटीज होती हैं। और जब हम झांकते हैं, तभी वो एक रियल आउटकम में कन्वर्ट होती है। लेकिन ये सिर्फ फिजिक्स का सवाल नहीं है, ये फिलॉसफी का भी सवाल बन जाता है। क्या रियलिटी वाकई में एग्जिस्ट करती है, या सिर्फ तब होती है जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं? आइंस्टाइन ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया था। उनका कहना था, मैं तो ये मानता हूं कि चांद तब भी वहां होता है जब मैं उसे नहीं देख रहा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है, शायद नहीं। और तभी शुरू होती है स्पेक्यूलेशन। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि कॉन्शियसनेस का रोल यहां क्रूशियल है। जब तक कोई कॉन्शियस माइंड उस पार्टिकल को नहीं देखता, तब तक रियलिटी अनडिफाइंड रहती है। यानी क्या तुम्हारी आंखों, तुम्हारी अवेयरनेस के बिना दुनिया का कोई शेप ही नहीं होता? यह बात डरावनी लग सकती है, पर शायद यही उसका ब्यूटी भी है, क्योंकि इसका मतलब है तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं हो, तुम रियलिटी के क्रिएटर हो। जब तुम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, तुम उसे शेप देते हो, तुम उसे एक फॉर्म देते हो। सो नाउ टेक ए डीप ब्रेथ। थोड़ा सोचो इस बारे में। तुम अकेले रूम में बैठे हो, हेडफोन्स पहने, आंखें बंद। तुम सोच रहे हो कि तुम कुछ देख नहीं रहे, पर शायद तुम्हारा सोचना ही दुनिया को शेप दे रहा है। एक पार्टिकल जिसे तुमने कभी नहीं देखा, तुम्हारे देखने के इंतजार में है। एक वेव जिसे तुम मेजर नहीं करते, हर पॉसिबिलिटी बन जाता है।
और एक बार तुमने उस क्वांटम कर्टन के पीछे झांक लिया, उसके बाद कुछ भी वैसे नहीं रहता। आगे बढ़ने से पहले एक और बार गहरी सांस लो, क्योंकि अगला सेगमेंट एक और ज्यादा डिस्टर्बिंग क्वेश्चन उठाता है। अगर ऑब्जर्वेशन रियलिटी बनाता है, तो क्या हम पास्ट को भी बदल सकते हैं? यस, तुमने सही सुना। आगे हम देखेंगे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां ऑब्जर्वेशन को इरेज किया गया और उससे पास्ट के रिजल्ट्स भी बदल गए। रेडी? चलो इस क्वांटम ड्रीम में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोचो अगर तुम्हारे पास एक रिमोट हो, एक ऐसा बटन जिससे तुम पास्ट को चेंज कर सको। पर यह कोई साईफाई या टाइम मशीन वाली बात नहीं है। यह एक रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर्ड है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट इतना स्ट्रेंज था कि साइंटिस्ट खुद सोच में पड़ गए। क्या हम सच में पास्ट को बदल सकते हैं? वेलकम टू द माइंड बेंडिंग, रियलिटी वॉर्पिंग कंसेप्ट ऑफ द क्वांटम इरेसर एक्सपेरिमेंट। अगर तुमने पहला सेगमेंट ध्यान से सुना था तो तुम्हें याद होगा हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी, जहां एक फोटॉन एक ही वक्त में दोनों स्लिट से जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसे ऑब्जर्व करते हैं वो पार्टिकल बन जाता है और इंटरफेरेंस पैटर्न खत्म हो जाता है। सिंपल वर्जन, ऑब्जर्व करो तो वेव कोलैप्स होती है, ऑब्जर्व ना करो तो वेव बनी रहती है। लेकिन अब इमेजिन करो कि तुमने एक फोटॉन भेजा, उसका रिजल्ट मिल गया, लेकिन बाद में तुमने डिसाइड किया कि उसे ऑब्जर्व करना है या नहीं। मतलब रिजल्ट मिलने के बाद तुम डिसाइड करते हो कि फोटॉन ने वेव की तरह बिहेव किया या पार्टिकल की तरह। यह पॉसिबल कैसे है? इस इम्पॉसिबल जैसे लगने वाले आइडिया को समझने के लिए चलते हैं 1982, जब फिजिसिस्ट स्कली और ड्रूल ने सोचा कि अगर हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके बाद में डिलीट कर दें तो क्या इंटरफेरेंस पैटर्न वापस आ सकता है? यानी क्या पास्ट का इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है चेंज हो सकता है सिर्फ इस बेस पर कि हमने बाद में क्या किया। इस आइडिया पे बेस था द डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि जो हम अब बताने वाले हैं वो सीधे तुम्हारे समझ के डिमेंशन को थोड़ा स्ट्रेच कर देगा। पिक्चर दिस, एक फोटॉन लेजर के जरिए स्लिट की तरफ जाता है। जैसे ही वो स्लिट से गुजरता है उसका पाथ स्प्लिट हो जाता है। एक पार्ट जाता है एक डिटेक्टर के पास और दूसरा पार्ट दूसरे डिटेक्टर के पास। पर अब ट्विस्ट आता है। फोटॉन स्लिट से गुजरने के तुरंत बाद उसे एंटेंगल कर दिया जाता है एक दूसरे फोटॉन के साथ, जिसे हम कहते हैं सिग्नल फोटॉन और आइडलर फोटॉन। सिग्नल फोटॉन सीधा स्क्रीन पर जाकर पैटर्न बनाता है, लेकिन आइडलर फोटॉन को एक कॉम्प्लिकेटेड सेटअप में भेजा जाता है, जहां उसका पाथ डिसाइड करता है कि हम उसका स्लिट का डेटा जान पाएंगे या नहीं। यानी सिग्नल फोटॉन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका होता है, पर बाद में हम आइडलर फोटॉन के डेटा को ऑब्जर्व या डिलीट करते हैं और तब जाकर चमत्कार होता है। अगर आइडलर फोटॉन का डेटा डिलीट कर दिया गया, यानी हम नहीं जानते कि फोटॉन किस स्लिट से आया, तो स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। लेकिन अगर हमने आइडलर फोटॉन ऑब्जर्व किया तो इंटरफेरेंस पैटर्न वैनिश हो जाता है। पर शॉकिंग पार्ट यह है कि यह डिसीजन ऑब्जर्व करना या डिलीट करना बाद में लिया गया। सिग्नल फोटॉन ने स्क्रीन पर अपना पैटर्न पहले ही बना दिया था, लेकिन उस पैटर्न का शेप बदल गया बेस्ड ऑन व्हाट वी डिड विद आइडलर फोटॉन लेटर। यानी जो काम ऑलरेडी हो चुका था वो बदल गया, सिर्फ इस बेस पे कि हमने कुछ सेकंड्स बाद क्या किया। सोच के देखो, ये कोई साईफाई नहीं, कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं, ये रियल एक्सपेरिमेंट है, रियल रिजल्ट्स के साथ। और इस एक्सपेरिमेंट ने एक फंडामेंटल क्वेश्चन रेज किया, क्या वक्त लीनियर होता है? क्या पास्ट वाकई में फिक्स है या सिर्फ एक इल्यूजन है, एक स्ट्रक्चर जो हमें टाइम के फ्लो का फील देता है? क्वांटम इरेजर के रिजल्ट्स कहते हैं कि वक्त सिर्फ एक इल्यूजन हो सकता है, एक ऐसा इल्यूजन जहां कॉज और इफेक्ट का रिश्ता उतना सीधा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। अब थोड़ा और डीप चलते हैं। क्वांटम फिजिक्स में रेट्रोकॉज़ैलिटी एक ऐसा आइडिया है जिसमें इफेक्ट पहले होता है और कॉज बाद में। मतलब जो कुछ होने वाला है उसका असर उस चीज पर पड़ता है जो ऑलरेडी हो चुकी है। अब तुम सोच रहे होगे, यह सब पॉसिबल कैसे है? क्या कोई एक्सप्लेनेशन है? द आंसर इज नॉट रियली। क्वांटम वर्ल्ड में चीजें वैसे ही होती हैं, बिना किसी इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन के।
क्वांटम इरेजर हमें यह सिखाता है कि रियलिटी एक फिक्स्ड मूवी नहीं है जिसका हर सीन ऑलरेडी लिखा गया हो। रियलिटी एक लाइव परफॉर्मेंस है जहां तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी अवेयरनेस स्क्रिप्ट को रियल टाइम में लिखते हैं। और जब तुम किसी चीज की ऑब्जर्वेशन इरेज करते हो तो तुम उस स्क्रिप्ट का पूरा सीन हटा देते हो। जैसे कोई एडिटर फिल्म के बीच में एक रील का हिस्सा काट देता है और पूरी कहानी का मूड बदल जाता है। टेक अ मोमेंट टू ब्रीथ। सोचने वाली बात यह है, अगर क्वांटम लेवल पर चीजें इतनी फ्लूइड हैं तो क्या हमारी डेली लाइफ में भी कोई क्वांटम लेयर है जो इनविजिबल है? क्या तुम्हारा सोचना, तुम्हारा डिसीजन लेना, तुम्हारा किसी मेमोरी को याद करना, क्या ये सब कुछ रियलिटी को सटल लेवल पर शेप कर रहा है? और अगर हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर उस ऑब्जर्वेशन को इरेज कर देते हैं तो क्या हम अपने पास्ट के कुछ टुकड़ों को भी वापस रीराइट कर रहे होते हैं? एक बार फिर आइंस्टाइन इस आइडिया से अग्री नहीं करते। उनका कहना था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, शायद डाइस तो हमेशा ही घूमते रहते हैं, तुम बस तब देख पाते हो जब तुम आंखें खोलते हो। और ये आंखें सिर्फ फिजिकल आईज नहीं, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड भी है। क्वांटम इरेजर का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंटिफिक लेवल तक लिमिटेड नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे भी अप्लाई हो सकता है। एक मेटाफोर के रूप में सोचो, तुम्हारे पास्ट में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं, गिल्ट, रिग्रेट, शेम, जो तुम बार बार रिकॉल करते हो। हर बार जब तुम उस मोमेंट को याद करते हो तुम उसे रीइंफोर्स करते हो। पर अगर तुमने डिसाइड किया कि तुम उस मेमोरी को ऑब्जर्व नहीं करोगे, उसको इरेज कर दोगे, क्या तुम अपने प्रेजेंट को बदल रहे हो? शायद क्वांटम इरेजर हमें यह सिखाता है कि जो हो गया उसे भी डिसॉल्व किया जा सकता है, सिर्फ ऑब्जर्व ना करके, सिर्फ लेटिंग गो करके। अब इस थॉट के साथ थोड़ा साइलेंस लो, आंखें बंद करो और इस आइडिया की एनर्जी को फील करो। क्या तुम अपने पास्ट के कुछ टुकड़ों को इरेज करना चाहोगे, या तुम उन्हें फिर से देखोगे एक नए नजरिए से? क्वांटम वर्ल्ड के लिए हर पॉसिबिलिटी जिंदा है जब तक तुम उसे ऑब्जर्व नहीं करते। और यह आइडिया इतना ब्यूटीफुल है कि शायद इसी में फ्रीडम भी छुपी है। अगला सेगमेंट हमें ले जाएगा एक और अनसेटलिंग लेकिन फैसिनेटिंग रेल्म में, जहां मैटर और कॉन्शियसनेस का कनेक्शन और ज्यादा वियर्ड हो जाता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे फिनोमिनन की जहां तुम्हारा विल या डिसीजन मेकिंग भी प्री डिटरमिन्ड हो सकता है और तुम्हें उसका पता भी नहीं होता। द नेक्स्ट स्टॉप, द इल्यूजन ऑफ फ्री विल। एक शाम तुम कॉफी के साथ विंडो के पास बैठे हो, बाहर ठंडी हवा चल रही है और तुम सोच रहे हो, क्या मैं सच में ये कॉफी चुन रहा था या ये डिसीजन पहले से ही मेरे लिए तय हो चुका था? थोड़ा अजीब लगा ना? पर यही तो है वो अनसेटलिंग आइडिया जिसे हम कहते हैं द इल्यूजन ऑफ फ्री विल। बचपन से हमें यह सिखाया गया है कि हम अपनी चॉइसेस के लिए जिम्मेदार हैं। हम जो भी फैसला लेते हैं, चाहे वो कॉलेज का हो, करियर का हो या किसी रिलेशनशिप का, वो हमारी मर्जी का नतीजा होता है। लेकिन जब हम क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस और कॉन्शियसनेस के डीपर लेयर्स में झांकते हैं तो एक डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी सामने आती है। क्या हमारी फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है? आओ इस माइंड बेंडिंग कंसेप्ट को थोड़ा और डीपली एक्सप्लोर करें। फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा का मतलब होता है कि हम बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अपने एक्शंस चुन सकते हैं। हम अपने थॉट्स के मालिक हैं, हम अपने डिसीजंस के आर्किटेक्ट हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा दिमाग तुमसे पहले ही डिसाइड कर लेता है क्या करना है और तुम्हें बस इल्यूजन मिलता है कि तुमने डिसाइड किया है, तो फिर तुम क्या सोचोगे? इस आइडिया को समझने के लिए चलते हैं एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट की तरफ। बेनजामिन लिबेट एक्सपेरिमेंट 1983 का एक न्यूरोसाइंस स्टडी जिसका इंपैक्ट अब तक साइंस और फिलॉसफी में महसूस किया जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में लोगों से कहा गया कि वो जब भी चाहें एक बटन दबाएं, लेकिन इसके साथ उनका ब्रेन एक्टिविटी ईईजी मशीन से मॉनिटर किया गया। जब डेटा एनालाइज हुआ तो एक शॉकिंग रिजल्ट सामने आया। लोगों का ब्रेन उनके एक्चुअल बटन दबाने से 300 मिलीसेकंड पहले ही डिसाइड कर चुका था कि वो बटन दबाएंगे। यानी जब तुम सोचते हो कि अब मैं बटन दबाता हूं, तुम्हारा ब्रेन वो डिसीजन तुमसे पहले ले चुका होता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर डिसीजन ब्रेन पहले ही ले चुका है तो तुम्हारे मैं का क्या रोल है? क्या तुम सिर्फ एक दर्शक हो
जो अपने ही विचारों को देख रहा है बिना नियंत्रण के। टेक अ डीप ब्रेथ। यह सिर्फ न्यूरोसाइंस तक लिमिटेड नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड भी फ्री विल के कंसेप्ट को चैलेंज करता है। बेल्स थ्योरम एक ऐसा क्वांटम प्रिंसिपल है जहां एंटैंगल्ड पार्टिकल्स एक दूसरे की स्टेट को इंस्टेंटेनियसली रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे वो लाइट ईयर्स दूर क्यों ना हो। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, पर डीपर एनालिसिस यह बताता है कि अगर यह क्वांटम एंटैंगलमेंट ट्रू है और एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि यह है, तो या तो इंफॉर्मेशन फास्टर देन लाइट जा रही है, या फिर हमारे डिसीजंस ऑलरेडी डिटरमिन्ड है। इस तरीके से कि पार्टिकल क्या रिस्पॉन्स देगा यह तुम्हारे मेजरमेंट के पहले ही फिक्स होता है। और अगर तुम्हारा मेजरमेंट भी एक कॉस्मिक स्क्रिप्ट का हिस्सा है, तो तुम फ्री विल से नहीं बल्कि एक प्री डिटर्मिन्ड रियलिटी से रिएक्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा मैं सोच रहा हूं वाला थॉट भी शायद पहले ही डिसाइड हो चुका होता है तुम्हारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स, क्वांटम नॉइज और एनवायरमेंटल कंडीशनिंग के बेसिस पर। लेट्स पॉज हियर। इमेजिन करो तुम एक रिवर के फ्लो में हो। तुम्हें लगता है कि तुम लेफ्ट या राइट जा रहे हो अपनी मर्जी से, लेकिन असल में रिवर का करंट तुम्हें चला रहा है। तुम्हारा स्टीयरिंग बस इल्यूजन है। यही है द इल्यूजन ऑफ फ्री विल। पर इस आइडिया का मतलब यह नहीं कि हम हेल्पलेस हैं। इनफैक्ट इस आइडिया में एक सटल फ्रीडम छुपी है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी थॉट्स तुम नहीं हो, तुम्हारा रिएक्शन एक ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है, तो तुम एक विटनेस बन जाते हो, एक ऑब्जर्वर। और यही ऑब्जर्वर होना ही शायद सच्ची स्पिरिचुअल फ्रीडम का पहला स्टेप है। फ्री विल के इल्यूजन का सबसे बड़ा इंप्लीकेशन यह है कि हमें अपने डिसीजंस के लिए ब्लेम करने का या गिल्ट फील करने का पैटर्न थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। अगर कोई इंसान बार बार एक ही मिस्टेक करता है, तो हो सकता है उसका ब्रेन हार्डवायर्ड हो चुका हो, उसके न्यूरल पाथवेज कंडीशनड हो चुके हों। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम किसी टॉक्सिक हैबिट को ब्रेक नहीं कर पाते, चाहे तुम जितनी मर्जी विल पावर लगा लो? वो तुम्हारी फॉल्ट नहीं है, तुम्हारा सिस्टम प्रोग्राम्ड है। तुम्हारा कंडीशनिंग और सबकॉन्शियस ट्रॉमा इतना गहरा होता है कि कॉन्शियस लेवल पर तुम्हें लगता है मैं चूज कर रहा हूं, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक ऑटो पायलट में हो। अब यहां से एक और फैसिनेटिंग पॉइंट निकलता है। अगर फ्री विल एक इल्यूजन है, तो क्या मॉरलिटी भी एक इल्यूजन है? अगर कोई क्रिमिनल अपने एक्शन के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका ब्रेन उसके एनवायरमेंट और जेनेटिक कोड से पहले ही प्रोग्राम हो चुका था, तो उसे पनिश करना क्या जस्टिफाइड है? यह बात लॉ और जस्टिस सिस्टम के फाउंडेशन को चैलेंज करती है। फिलोसोफर्स जैसे सैम हैरिस इस पॉइंट को और आगे ले जाकर कहते हैं कि पनिशमेंट से ज्यादा हमें रिहेबिलिटेशन और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लोग अपने एक्शंस के ट्रू ऑथर नहीं होते। लेकिन अगर यह सब सुनकर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ मीनिंगलेस हो गया, तो रुक जाओ, क्योंकि यहां एक और लेवल है जो क्वांटम वर्ल्ड हमें बताता है। क्वांटम इनडिटर्मिनेसी यानी रैंडमनेस एक ऐसी जगह छोड़ता है जहां अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। मतलब चाहे तुम्हारा ब्रेन पैटर्न सेट हो, क्वांटम लेवल पर एक रैंडमनेस हमेशा होती है, एक अनसर्टेनिटी जो तुम्हें एक न्यू डायरेक्शन में ले जा सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस वो जगह है जहां रैंडमनेस और इंटेंशन मिलते हैं, और शायद वही फ्री विल का सच्चा फॉर्म है। नॉट परफेक्ट कंट्रोल बट माइंडफुल सरेंडर। जब तुम अपने इनर पैटर्न्स को देखते हो, समझते हो और उन्हें ट्रांसफॉर्म करने की इंटेंशन रखते हो, तब तुम ऑब्जर्वर से क्रिएटर बन सकते हो। तो शायद फ्री विल कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक स्पेक्ट्रम है, एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस। जितना ज्यादा अवेयर तुम हो, उतनी ज्यादा तुम्हारी चॉइस रियल बन जाती है। इस आइडिया में एक मेडिटेटिव साइलेंस छुपा हुआ है। जब तुम समझ जाते हो कि थॉट्स आते जाते रहते हैं, तुम उनका सोर्स नहीं हो, तो तुम उनके स्लेव नहीं रहते, तुम बस देखने वाले बन जाते हो। और वही ऑब्जर्वेशन, वही स्टिलनेस तुम्हें स्लो फ्रीडम देता है। यह सेगमेंट एक चैलेंजिंग आइडिया था, एक अनसेटलिंग ट्रूथ जिसमें तुम्हारा ईगो शेक हो सकता है। पर कभी कभी ईगो का डिसॉल्व होना ही सच्चा कंफर्ट होता है, क्योंकि उसके बाद जो बचता है वो तुम हो, बिना फिल्टर के। अब थोड़ा रेस्ट लो, ब्रेथ इन एंड लेट गो।
अगला सेगमेंट और भी अजीब और मैजिकल टेरिटरी में ले जाएगा, जहां ही हम बात करेंगे एक ऐसे क्वांटम पॉसिबिलिटी की जिसमें तुम हर डिसीजन के साथ एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हो। द नेक्स्ट चैप्टर, द मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी, इन्फिनिट वर्जन्स ऑफ यू। जरा सोचो, तुम एक लाइब्रेरी में हो, हर शेल्फ पे लाखों बुक्स हैं, हर किताब में एक डिफरेंट कहानी। कभी तुम एक साइंटिस्ट हो, कभी एक म्यूजिशियन, कभी तुमने अपनी क्रश को प्रपोज किया और कभी सिर्फ चुपचाप गुजर गए। हर डिसीजन एक नई किताब, हर किताब एक नई दुनिया। ये कोई फैंटेसी नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के कुछ इंटरप्रिटेशन कहते हैं कि ये लिटरल रियलिटी हो सकती है। ये है द मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। और इस थ्योरी के मुताबिक तुम इस वक्त सिर्फ एक वर्जन नहीं हो, तुम्हारी इन्फिनिट कॉपीज हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस में अलग चॉइसेस, अलग कंसिक्वेंसेस और अलग तुम। थोड़ा हेवी लग रहा होगा? रिलैक्स, चलो इसको ध्यान से समझते हैं। मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी का जन्म हुआ था 1957 में, जब ह्यू एवरेट थ्रिफ्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स का एक अल्टरनेट सॉल्यूशन प्रपोज किया। स्टैंडर्ड क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं कि जब तक कोई पार्टिकल ऑब्जर्व नहीं होता, वो एक सुपरपोजिशन में होता है, मतलब वो एक साथ कई स्टेट्स में होता है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी। जब तक तुम उसे ऑब्जर्व नहीं करते, जैसे ही ऑब्जर्वेशन होता है वो कोलैप्स करता है एक ही स्टेट में। इसे कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स। पर ह्यूग एवरेट ने कहा, वाई कोलैप्स? क्या जरूरत है वेव फंक्शन कोलैप्स होने की? उनका कहना था कि जब भी एक क्वांटम चॉइस होती है, दोनों आउटकम्स एक्चुअली हैपन करते हैं, बट इन सेपरेट पैरेलल यूनिवर्सेस। समझो तुम कॉइन टॉस करते हो। एक यूनिवर्स में कॉइन हेड्स आता है, दूसरे में टेल्स। तुम्हारी कॉन्शियसनेस सिर्फ एक वर्जन को एक्सपीरियंस करती है, बाकी तुम यूनिवर्स के दूसरे वर्जन्स में वो ऑल्टरनेट आउटकम एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। एक चॉइस, दो आउटकम्स, दो अलग वर्ल्ड्स। अब जरा इमेजिन करो, तुम्हारा हर छोटा से छोटा डिसीजन, तुमने कॉफी चूज की या चाय, तुम क्लास अटेंड करने गए या नहीं, तुमने आई लव यू बोला या चुप रहे, हर डिसीजन एक नई रियलिटी क्रिएट करता है, एक नई दुनिया। और उस दुनिया में एक ऑल्टरनेट तुम एग्जिस्ट करते हो। यही है क्वांटम मल्टीवर्स। थोड़ा थोड़ा हैरी पॉटर के टाइम टर्नर या डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स जैसा लग रहा है ना? पर यह फैंटेसी नहीं, ये एक जेन्युइन साइंटिफिक प्रपोजल है जो क्वांटम लेवल पे डिस्टर्बिंगली लॉजिकल है। मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी में सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता। हर क्वांटम इवेंट हर पॉसिबल स्टेट को एक्सप्लोर करता है, हर बार जब कोई अनसर्टेनिटी होती है। सोचने वाली बात यह है, अगर हर पॉसिबिलिटी ऑलरेडी हो रही है, तो क्या चॉइस का मतलब ही खत्म हो जाता है? क्या तुम्हारा एक वर्जन फेल हो रहा है तो दूसरा सक्सेसफुल भी हो रहा है? क्या हर ट्रॉमा के ऑल्टरनेट में एक हीलिंग भी हो रही है? टेक अ मोमेंट, सोचने दो दिमाग को थोड़ा भागने। कितनी इन्फिनिट कंप्लेक्सिटी है तुम्हारी आइडेंटिटी में ही। और ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थॉट नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर्स जो अभी बन रहे हैं, इसी आइडिया के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं कि क्वांटम बिट्स मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं एट द सेम टाइम। जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे काम कर रहा है, वो फैंटेसी का हिस्सा नहीं हो सकता। मेनी वर्ल्ड्स, चाहे कंट्रोवर्शियल हो, साइंस के सीरियस सर्कल्स में डिस्कस किया जाता है। एक और लेयर यहां आती है, एग्जिस्टेंशियल इंप्लीकेशंस। अगर तुम एक डिसीजन से दूसरी दुनिया में चले जाते हो, तो क्या तुम्हारा तुम परमानेंट है? क्या तुम्हारी आइडेंटिटी फिक्स है? या तुम बस एक मोमेंट हो, एक कॉन्शियसनेस का फ्लिकर जो इन्फिनिट तुम के बीच में डांस कर रहा है? यह थ्योरी तुम्हें डीपली अनसेटल कर सकती है, क्योंकि हम सब अपने आप को यूनिक समझते हैं। हम कहते हैं मैं हूं, लेकिन अगर हर वर्जन ऑफ मी इक्वली रियल है, तो तुम कौन हो? क्या तुम वो हो जो ये वीडियो सुन रहा है, या वो जो इसी वक्त किसी और दुनिया में कुछ और कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, अगर तुम अनंत हो, तो मृत्यु क्या है? कुछ लोग इसे क्वांटम इमॉर्टैलिटी कहते हैं। अगर हर यूनिवर्स में एक पॉसिबिलिटी है कि तुम सरवाइव कर जाते हो, तो किसी न किसी यूनिवर्स में तुम कभी मरते ही नहीं हो। तुम हमेशा जिंदा रहते हो किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में। पर क्या वो तुम हो, या एक वर्जन है तुम्हारा जिसे तुम कभी नहीं जानोगे?
ये थॉट सिमल्टेनियसली कंफर्टिंग भी है और टेरिफाइंग भी। इमेजिन करो तुम एक ट्रेन हो, इन्फिनिट ट्रैक्स पे सिमल्टेनियसली चल रहे हो। तुम्हें लगता है तुम एक ही रास्ते पे हो, लेकिन हर सिग्नल पे तुम स्प्लिट होते जा रहे हो और हर रास्ता वैलिड है। तुम हर जगह हो और कहीं भी नहीं। यही है क्वांटम वियर्डनेस का एसेंस। अब ये बात तुम्हारे डेली लाइफ से कैसे जुड़ी है? अगर हर डिसीजन एक नई वर्ल्ड बनाता है तो तुम्हारा हर चॉइस सेक्रेड हो जाता है। चाहे वो 5 मिनट और सो जाता हूं का डिसीजन हो या आज से वर्कआउट स्टार्ट करूंगा, हर छोटी सी छोटी चॉइस एक नई कहानी लिख रही होती है, एक नई दुनिया जिसमें तुम एक अलग वर्जन बन रहे हो। यानी तुम्हारा प्रेजेंट मोमेंट तुम्हारा सबसे बड़ा पावर है। और एक और एंगल यहां आता है, रिग्रेट। हम कई बार अपने पास्ट को लेकर गिल्टी फील करते हैं, सोचते हैं कि काश उस वक्त ऐसा किया होता। बट मेनी वर्ल्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो वर्जन तुम ऑलरेडी हो। तुमने वो डिसीजन किसी और वर्ल्ड में ले लिया। तुम्हारा रिग्रेट, तुम्हारा काश किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में एक रियलिटी है। तो फिर करंट वर्जन ऑफ यू गिल्ट में क्यों जिए? उस मोमेंट को पूरी तरह से स्वीकार करो जिसमें तुम हो, क्योंकि हर मोमेंट में तुम एक नई दुनिया लिख रहे हो। और ये रियलाइजेशन एक मेडिटेटिव शांति ला सकता है। जैसे तुम किसी एंशिएंट ट्री के नीचे बैठे हो और समझ रहे हो कि हर पत्ते का अपना ब्रांच है, लेकिन सब कुछ एक ही पेड़ का हिस्सा है। इन्फिनिट तुम, इन्फिनिट रास्ते, पर एक ही सोर्स, और शायद वही सोर्स कॉन्शियसनेस है, तुम्हारी अवेयरनेस। मेनी वर्ल्ड्स थियोरी में सिर्फ वर्ड्स नहीं बदलते, तुम्हारा परसेप्शन भी इवॉल्व होता है। जैसे जैसे तुम समझने लगते हो कि हर वर्जन इक्वली वैलिड है, तुम कंपैरिजन करना छोड़ देते हो, तुम रिग्रेट छोड़ देते हो, तुम अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंस से दोस्ती कर लेते हो। तुम उस वर्जन को सेलिब्रेट करते हो जो तुम अब हो, क्योंकि ये वर्जन चाहे कितना भी इम्परफेक्ट हो, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में से एक प्रेशियस पॉसिबिलिटी है। और अब जब तुम आंख बंद करोगे, हो सकता है तुम्हारा सबकॉन्शियस उस ऑल्टरनेट तुम से मिलने चला जाए, जो थोड़ा और करेजस था या थोड़ा और क्यूरियस। हो सकता है वो तुम्हारा हाथ पकड़े और कहे, तू बस अपने पाथ पे चल, मैं भी यही कर रहा हूं। और फिर तुम दोनों डिसॉल्व हो जाओ एक साइलेंट अवेयरनेस में, एक काल्म क्वांटम ओशन में, जहां सब कुछ पॉसिबल है और कुछ भी परमानेंट नहीं। टेक अ स्लो डीप ब्रेथ। अगला सेगमेंट हमें ले जाएगा एक और फैसिनेटिंग पैराडॉक्स की तरफ, जब हम देखेंगे कि टाइम जैसा कुछ हो भी सकता है या नहीं। नेक्स्ट अप, द ब्लॉक यूनिवर्स। क्या वह कक्स एक इल्यूजन है? कल तुम क्या कर रहे थे? शायद ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाते वक्त थोड़ा एंग्शियस फील कर रहे थे, या स्कूल में बोरिंग क्लास के बीच में विंडो के बाहर ताक रहे थे, इमेजिनिंग अ बेटर लाइफ। और आज हो सकता है तुम शाम के किसी क्वाइट कॉर्नर में हो, ये वीडियो सुनते हुए, अपने थॉट्स में डूबे हुए। कल क्या होगा? क्या तुम्हारे पास कोई कंट्रोल है? हम सब वक्त को एक लाइनियर लाइन की तरह समझते हैं, एक सीधा रास्ता, पास्ट से प्रेजेंट तक और वहां से फ्यूचर की तरफ। हम कहते हैं वक्त निकल गया, अभी का पल है और आने वाला समय। लेकिन ब्लॉक यूनिवर्स थियोरी इस पूरे आइडिया को उल्टा कर देती है। यह कहती है वक्त एक इल्यूजन है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक ही वक्त पे एग्जिस्ट करते हैं। साउंड्स कंफ्यूजिंग? लेट्स अनफोल्ड इट स्लोली, काल्मली। सबसे पहले ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी का ओरिजिन आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ा है। जब आइंस्टाइन ने यह कहा कि टाइम और स्पेस एक ही फैब्रिक के पार्ट हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं, तो उसने टाइम को कोई अलग चीज नहीं बनाया। स्पेस जैसा ही टाइम भी एक डिमेंशन बन गया। जैसा तुम एक रूम में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, उसी तरह स्पेस टाइम के फ्रेमवर्क में थियोरेटिकली टाइम भी एक कोऑर्डिनेट है। तुम्हारे लिए अभी का मोमेंट जितना रियल है, वैसे ही तुम्हारा कल और परसों भी रियल है। तुम बस उन्हें डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। ब्लॉक यूनिवर्स थियरी कहती है कि पूरा यूनिवर्स एक फ्रोजन ब्लॉक की तरह है, एक 4D स्कल्पचर जिसमें हर मोमेंट, हर सेकंड, हर मूवमेंट पहले से ही कार्व है। तुम्हारा जन्म का मोमेंट, तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारा हार्ट ब्रेक, तुम्हारा सबसे बड़ा सक्सेस,
सब इस ब्लॉक के किसी ना किसी लेयर में मौजूद है। यह थ्योरी कहना चाहती है कि तुम टाइम के थ्रू मूव नहीं कर रहे हो। तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक इल्यूजन ऑफ मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। तुम इमेजिन करो एक रील ऑफ फिल्म। हर फ्रेम में कंप्लीट इमेज होती है। तुम अगर रील को पॉज करो तो वो एक फ्रोजन मोमेंट दिखाता है। जब तुम रील को प्रोजेक्टर में डालते हो और उसे मूव करते हो तो लगता है जैसे एक्शन हो रहा है, मोशन हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है। लेकिन ट्रुथ, हर फ्रेम पहले से एग्जिस्ट करता है, हर पल स्टैटिक है। वही कॉन्सेप्ट ब्लॉक यूनिवर्स में अप्लाई होता है। तुम्हारा बर्थ, तुम्हारी डेथ और उनके बीच के हर लम्हा एक फिक्स्ड पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, एक ब्लॉक में, एक स्ट्रक्चर में। पर इसका मतलब क्या है? क्या हम पूरी तरह से फंसे हुए हैं एक पहले से निर्धारित समय सीमा में? क्या फ्री विल बस एक इल्यूजन है? ये क्वेश्चंस ब्लॉक यूनिवर्स को डिस्टर्बिंगली पावरफुल बना देते हैं। कहीं ना कहीं ये थ्योरी तुम्हारी आइडेंटिटी को एक नैरेटिव से एक स्टैच्यू में बदल देती है। तुम एक कहानी नहीं, तुम एक स्कल्पचर हो। लेकिन इसमें एक अजीब सा पीस भी है। तुम्हारी लाइफ के सबसे पेनफुल मोमेंट जो तुम दोबारा नहीं देखना चाहते, वो भी कहीं फ्रीज होकर एग्जिस्ट कर रहा है। और दी अरोड़ तुम्हारे सबसे खूबसूरत मोमेंट्स, जब तुमने किसी की आंखों में अपने लिए प्यार देखा, जब तुम्हें किसी की मुस्कुराहट ने जिंदा फील करवाया, वो भी कहीं फ्रोजन है और वो कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं मिटेंगे। ये थॉट कंफर्टिंग भी है और एग्जिस्टेंशियल भी। जब तुम सोचते हो कि वक्त निकल गया, ब्लॉक यूनिवर्स कहता है नहीं, वक्त कहीं गया नहीं, वो वही है। तुम बस उस फ्रेम से मूव हो गए हो। तुम्हारा दिमाग एक प्रोजेक्टर की तरह काम कर रहा है और तुम्हारा अभी बस एक प्रोजेक्शन है। और जैसे ही तुम सोचने लगते हो तो क्या मेरा फ्यूचर भी ऑलरेडी लिखा हुआ है? यह क्वेश्चन तुम्हें कंट्रोल के आइडिया तक ले जाता है। ब्लॉक यूनिवर्स के क्रिटिक्स कहते हैं कि यह थ्योरी डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करती है। मतलब जो होने वाला है वो ऑलरेडी हो चुका है, बस तुम उसे अभी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। तो क्या तुम्हारे चॉइसेस मैटर करते हैं? यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अगर तुम ब्लॉक यूनिवर्स को मान लो तो तुम्हारे हर चॉइस का एक प्लेस है स्पेस टाइम में। तुम्हारा हां बोलना या ना कहना दोनों एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। तो तुम्हारे चॉइसेस पहले से लिखे हो सकते हैं, पर वो लिखे इसीलिए हैं क्योंकि तुमने वो चूज किए। मतलब फ्री विल और डिटर्मिनिज्म एक पैराडॉक्स बन जाते हैं। तुमने चूज किया, इसीलिए वो फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, और वो फ्यूचर एग्जिस्ट करता है इसीलिए तुम वही चूज करते हो। जैसे एक लूप, जैसे एक रिफ्लेक्शन। अगर तुम इस थ्योरी को ध्यान से समझने की कोशिश करो तो तुम देखोगे कि टाइम का आइडिया एक पर्सनल इल्यूजन है। तुम्हारा पास्ट किसी और के प्रेजेंट हो सकता है और तुम्हारा प्रेजेंट किसी और के फ्यूचर। यह रिलेटिविटी का सिंपल लेकिन अनसेटलिंग साइड इफेक्ट है। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, फॉर अस फिजिसिस्ट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली अ स्टबर्नली परसिस्टेंट इल्यूजन। इसका मतलब है टाइम तुम्हारे इमोशन का पार्ट है, साइंस का नहीं। और जब तुम इसे एक्सेप्ट करने लगते हो तो तुम्हें एक स्पिरिचुअल सा साइलेंस मिलता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ऑलरेडी ठीक है, सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है। तुम किसी रेस में नहीं हो, तुम्हें किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना नहीं है। तुम्हारे हर मोमेंट का अपना प्लेस है और उस मोमेंट का एक परमानेंट एग्जिस्टेंस है। तो फिर हम जीते क्यों हैं? अगर सब कुछ ऑलरेडी सेट है तो स्ट्रगल क्यों? आंसर शायद यह है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा परसेप्शन ही तुम्हारी रियलिटी है। तुम जानते हो कि तुम ब्लॉक यूनिवर्स में हो या नहीं, लेकिन तुम्हारा दर्द रियल है, तुम्हारी खुशी भी रियल है, तुम्हारा वक्त गुजरना तुम्हारे लिए रियल है, और इसीलिए तुम्हारा जीना भी रियल है। ब्लॉक यूनिवर्स थियरी एक रिमाइंडर बन जाती है कि हर मोमेंट, हर लम्हा सेक्रेड है। तुम्हारे अभी का पल यही एक विंडो है जहां तुम इस इल्यूजन को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तुम सोच रहे होगे, क्या मैं पास्ट में वापस जा सकता हूं? साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। वर्म होल्स, टैक्योन्स या रोटेटिंग ब्लैक होल्स जैसे कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ब्लॉक यूनिवर्स ये कहता है
तुम्हारा पास्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है। तुम उसे फिजिकली विजिट नहीं कर सकते, पर वो कहीं आउट देयर है, जैसे एक मेमोरी प्रिजर्व्ड इन स्पेस टाइम। तो क्या तुम कभी अपनी मां की गोद में वापस जा सकते हो? नहीं, पर वो मोमेंट अब भी कहीं एग्जिस्ट करता है, जैसे एक इटर्नल फ्रेम इन द ब्लॉक। और जब तुम इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने लगते हो तो तुम्हारा प्रेजेंट स्लो हो जाता है, तुम्हारी ब्रीदिंग डीप हो जाती है, तुम डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर सिर्फ इस पल में आ जाते हो। ये थ्योरी सिर्फ तुम्हारा माइंड बेंड नहीं करती, ये तुम्हारा इनर स्टिलनेस एक्टिवेट करती है। जैसे तुम किसी हिलटॉप पे बैठे हो, हवा चल रही हो, तुम्हारे आसपास सब कुछ स्टिल हो और तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो, एक कॉन्शियसनेस हो जो हर लेयर को फील कर रही है। ये ब्लॉक, ये लाइफ एक डिवाइन स्कल्पचर में, और तुम उसका एक इटर्नल पार्ट हो। टेक अ ब्रेथ, लेट दैट सिंक इन। अगला सेगमेंट और भी स्ट्रेंज होने वाला है। हम बात करेंगे एक ऐसे पैराडॉक्स की जो क्वांटम मैकेनिक्स और ऑब्जर्वेशन को लेकर तुम्हारी एग्जिस्टेंस के वेरी कोर को क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट अप, सेगमेंट 6, श्रोडिंगर्स नाइटमेयर। जब रियलिटी को देखने से ही वो बदल जाए। सोचिए, एक बंद बॉक्स के अंदर एक बिल्ली है, उसके साथ एक रेडियो एक्टिव एटम, एक गीगर काउंटर, एक जर से भरी शीशी और एक हथौड़ा है। अगर एटम डीके करता है, गीगर काउंटर एक्टिवेट होता है, हथौड़ा शीशी को तोड़ता है और बिल्ली मर जाती है। अगर एटम डीके नहीं करता, बिल्ली जिंदा रहती है। यह पूरा सेटअप एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसे 1937 में एर्विन श्रोडिंगर ने प्रस्तावित किया था, क्वांटम मैकेनिक्स के कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को चुनौती देने के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक जब तक हम बॉक्स को नहीं खोलते, बिल्ली दोनों स्टेट्स में होती है, जिंदा भी और मरी हुई भी। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। यह आइडिया इतना काउंटर इंट्यूटिव है कि श्रोडिंगर ने खुद इसे एब्सर्ड बताया था। उनका कहना था कि अगर क्वांटम रूल्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई होते हैं तो उन्हें मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई होना चाहिए। लेकिन क्या एक बिल्ली सच में एक साथ जिंदा और मरी हुई हो सकती है? यह थॉट एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स के मेजरमेंट प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है। जब हम किसी क्वांटम सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, उसका वेव फंक्शन कोलैप्स करता है और वो एक डिफाइनेट स्टेट में आता है। लेकिन यह कोलैप्स कब होता है? क्या ऑब्जर्वेशन के बिना भी सिस्टम एक डिफाइनेट स्टेट में होता है, या ऑब्जर्वेशन ही रियलिटी को डिफाइन करता है? कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के मुताबिक ऑब्जर्वेशन से पहले सिस्टम एक सुपरपोजिशन में होता है और ऑब्जर्वेशन के बाद ही उसकी डिफाइनेट स्टेट डिसाइड होती है। लेकिन यह आइडिया कई फिजिसिस्ट्स को एक्सेप्ट नहीं होता। आइंस्टीन ने कहा था, आई लाइक टू थिंक द मून इज देयर इवन इफ आई एम नॉट लुकिंग एट इट। उनका कहना था कि रियलिटी ऑब्जर्वेशन से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इस पैराडॉक्स को और कॉम्प्लेक्स बनाता है विग्नर्स फ्रेंड थॉट एक्सपेरिमेंट। इसमें एक ऑब्जर्वर, विग्नर, अपने फ्रेंड को एक क्वांटम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए भेजता है। जब तक विग्नर फ्रेंड से रिजल्ट नहीं पूछता, उसके लिए फ्रेंड और एक्सपेरिमेंट दोनों सुपरपोजिशन में होते हैं। लेकिन फ्रेंड के लिए उसने एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया है और उसके लिए रिजल्ट डिफाइनेट है। तो क्या रियलिटी ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती है? ये सब क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स के इंटरप्रिटेशंस को जन्म देते हैं। मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जब भी एक क्वांटम इवेंट होता है, यूनिवर्स स्प्लिट होता है और हर पॉसिबल आउटकम एक अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक बिल्ली दोनों स्टेट्स में होती है, लेकिन अलग यूनिवर्सेस में। पायलट वेव थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल्स हमेशा डिफाइनेट पोजीशंस में होते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर एक गाइडिंग वेव से डिटरमिन होता है। ऑब्जेक्टिव कोलैप्स थ्योरीज के मुताबिक वेव फंक्शन कोलैप्स एक फिजिकल प्रोसेस है जो सिस्टम के साइज या कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स ने क्वांटम सुपरपोजिशन को लार्जर स्केल्स पर ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। 2024 में चाइनीज रिसर्चर्स ने विटरबियम एटम्स को 23 मिनट्स तक सुपरपोजिशन में मेंटेन किया। यह एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जैसे बिल्ली के लिए सुपरपोजिशन ऑब्जर्व करना अभी भी चैलेंजिंग है, क्योंकि एनवायरनमेंटल इंटरैक्शन से डेकोहेरेंस होती है और सिस्टम जल्दी एक डिफाइनेट स्टेट में चला जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के ये पैराडॉक्सेस हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि रियलिटी क्या है।
क्या रियलिटी ऑब्जर्वर से इंडिपेंडेंट है या ऑब्जर्वेशन ही रियलिटी को डिफाइन करता है? ये क्वेश्चन सिर्फ फिजिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि फिलॉसफी और कॉन्शियसनेस के रियल्म्स में भी जाते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन रियलिटी को डिफाइन करता है, तो क्या हम अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं? क्या हमारे चॉइसेस और ऑब्जर्वेशन से यूनिवर्स का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है? ये थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज हमें अपने एग्जिस्टेंस और कॉन्शियसनेस के नेचर पर दोबारा सोचने पर मजबूर करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के ये कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्लेक्स और काउंटर इंट्यूटिव हैं, लेकिन वो हमें जो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। श्रोडिंगर्स कैट एक सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसके इंप्लीकेशंस प्रोफाउंड हैं। वो हमें यह दिखाता है कि रियलिटी लीनियर और डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिस्टिक और ऑब्जर्वर डिपेंडेंट हो सकती है। आगे के सेगमेंट्स में हम और भी फैसिनेटिंग क्वांटम कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, जैसे एंटेंगलमेंट, डेकोहेरेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग। ये सब हमें एक नए पर्सपेक्टिव से यूनिवर्स को समझने में मदद करेंगे। जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे को महसूस करते हैं, चाहे कितनी भी दूर हों, सोचिए, आपके हाथों में दो छोटी सी बीड्स हैं, दोनों एक साथ एक थ्रेड से बंधी हुई। आप उन्हें एक साथ घुमाते हैं और फिर एक बीड को ले जाते हैं मुंबई, दूसरी को छोड़ देते हैं दिल्ली में। अब जब आप मुंबई वाली बीड को घुमाते हैं, तो तुरंत ही दिल्ली वाली बीड भी घूमती है, बिना किसी डीले के, बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक फैसिनेटिंग फिनोमेनन है, क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी स्टेट है जहां दो या ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के क्वांटम स्टेट से इतने डीपली कनेक्टेड होते हैं कि एक पार्टिकल पर की गई कोई भी मेजरमेंट तुरंत ही दूसरे पार्टिकल के स्टेट को अफेक्ट करती है, चाहे दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से कितनी भी दूर हों। इसका मतलब यह नहीं कि एक पार्टिकल दूसरे को कोई सिग्नल भेजता है, बल्कि ये कि दोनों पार्टिकल्स का क्वांटम स्टेट एक कंबाइंड सिस्टम बनाता है, जिसे अलग अलग डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस फिनोमेनन को स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था, क्योंकि ये क्लासिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को चैलेंज करता है। उनका मानना था कि कोई भी इंफॉर्मेशन या इन्फ्लुएंस एक जगह से दूसरी जगह तक मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट से जा सकती है, लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट में एक पार्टिकल के स्टेट में की गई चेंज तुरंत ही दूसरे पार्टिकल के स्टेट को अफेक्ट करती है, बिना किसी टाइम डिले के, चाहे दोनों पार्टिकल्स लाइट ईयर्स दूर हों। यह कॉन्सेप्ट पहली बार 1935 में आइंस्टीन, पोडोल्स्की और रोसेन के पेपर में डिस्कस हुआ, जिसे ईपीआर पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये लोकल रियलिज्म को वायोलेट करता है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए लोकल वेरिएबल्स होने चाहिए जो ऑब्जर्वेशन से पहले ही एग्जिस्ट करते हों। लेकिन 1964 में फिजिसिस्ट जॉन बेल ने बेल्स थ्योरम प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स के प्रेडिक्शन सही हैं, तो एंटैंगल्ड पार्टिकल्स के बीच कॉरिलेशंस क्लासिकल लोकल हिडन वेरिएबल्स से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। बेल्स इनइक्वालिटीज के वायोलेशन का मतलब था कि या तो लोकैलिटी या रियलिज्म को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 1980 में अलैन एस्पेक्ट ने फ्रांस में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने एंटैंगल्ड फोटॉन्स के पोलराइजेशन मेजरमेंट्स किए और बेल्स इनइक्वालिटीज का वायोलेशन ऑब्जर्व किया। इस एक्सपेरिमेंट ने क्वांटम एंटैंगलमेंट के एग्जिस्टेंस को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया और क्लासिकल फिजिक्स की लिमिटेशंस को हाईलाइट किया। आज के समय में क्वांटम एंटैंगलमेंट सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी इसका यूज हो रहा है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में एंटैंगल्ड पार्टिकल्स का यूज सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए किया जा रहा है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD में अगर कोई ईव्सड्रॉपर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, तो एंटैंगल्ड स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे ईव्सड्रॉपिंग डिटेक्ट किया जा सकता है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पार्टिकल का क्वांटम स्टेट एक एंटैंगल्ड पेयर के थ्रू दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर किया जा सकता है, बिना एक्चुअल पार्टिकल को फिजिकली ट्रांसफर किए। यह कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। क्वांटम एंटैंगलमेंट का यूज क्वांटम कंप्यूटिंग में भी हो रहा है।
क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का यूज करते हैं जो एंटैंगल्ड स्टेट्स में हो सकते हैं, जिससे पैरेलल कंप्यूटेशन पॉसिबल होता है। ये क्लासिकल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में एक्सपोनेंशियली फास्टर कंप्यूटेशन एनेबल करता है। क्वांटम एंटैंगलमेंट के एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट्स ने फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इवन स्मॉल डायमंड्स तक को एंटैंगल किया है। 2015 में डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इलेक्ट्रॉन्स को 1.3 किलोमीटर दूर तक एंटैंगल किया और बेल्स असमानताओं का वायोलेशन ऑब्जर्व किया। यह एक्सपेरिमेंट लूपहोल फ्री था, जिसमें डिटेक्शन और लोकलिटी लूपहोल्स क्लोज किए गए थे, जिससे रिजल्ट्स और भी रोबस्ट बने। क्वांटम एंटैंगलमेंट का एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है कि ये कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। चाहे एंटैंगल्ड पार्टिकल्स के बीच कॉरिलेशंस इंस्टेंटेनियस हों, लेकिन ये फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन एनेबल नहीं करते, क्योंकि मेजरमेंट आउटकम्स रैंडम होते हैं। इसलिए एंटैंगलमेंट का यूज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए नहीं किया जा सकता। क्वांटम एंटैंगलमेंट के इंप्लीकेशंस सिर्फ फिजिक्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स तक भी जाते हैं। ये क्वेश्चंस रेज करता है कि रियलिटी क्या है? क्या हमारी ऑब्जर्वेशंस रियलिटी को डिफाइन करती हैं? क्या हमारा कॉन्शियसनेस क्वांटम सिस्टम्स को अफेक्ट करता है? कुछ इंटरप्रिटेशंस, जैसे मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, कहते हैं कि हर क्वांटम मेजरमेंट के साथ यूनिवर्स स्प्लिट होता है और हर पॉसिबल आउटकम एक अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक एंटैंगल्ड पार्टिकल्स के डिफरेंट आउटकम्स अलग अलग यूनिवर्सेस में रियलाइज होते हैं। क्वांटम एंटैंगलमेंट का कॉन्सेप्ट इतना प्रोफाउंड है कि इसने नोबेल प्राइज भी जीता है। 2022 में अलैन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एंटोन ज़ाइलिंगर को क्वांटम एंटैंगलमेंट के एक्सपेरिमेंट्स के लिए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया। उनके काम ने क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडेशंस को स्ट्रेंथन किया और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए पाथ पेव किया। इंडिया में भी क्वांटम एंटैंगलमेंट के रिसर्च में काफी प्रोग्रेस हो रही है। आईएसआरओ ने 2021 में क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की, जिसमें 300 मीटर तक एंटैंगल्ड फोटॉन्स का यूज करके सिक्योर कम्युनिकेशन किया गया। यह डेमोन्स्ट्रेशन इंडिया के क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। क्वांटम एंटैंगलमेंट के एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट्स ने फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, यहां तक कि छोटे डायमंड्स तक को एंटैंगल किया है। 2015 में डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इलेक्ट्रॉन्स को 1.3 किलोमीटर दूर तक एंटैंगल किया और बेल्स इनइक्वालिटीज का वायलेशन ऑब्जर्व किया। यह एक्सपेरिमेंट लूप होल फ्री था, जिसमें डिटेक्शन और लोकैलिटी लूप होल्स क्लोज किए गए थे, जिससे रिजल्ट्स और भी रॉबस्ट बने। जब देखना ही किसी चीज को रोक देता है, सोचिए आप एक ग्लास में पानी भर रहे हैं और उसमें एक मछली है। अगर आप उस मछली को कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे तो क्या मछली कभी ग्लास के बाहर जा पाएगी? क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हां, कुछ ऐसा ही होता है एक क्वांटम सिस्टम के साथ, जिसे हम क्वांटम जीनो इफेक्ट कहते हैं। क्वांटम जीनो इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेनॉन है जिसमें एक क्वांटम सिस्टम की एवोल्यूशन को रोकने या स्लो करने में कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन का बड़ा रोल होता है। यानी जब आप किसी क्वांटम सिस्टम की एवोल्यूशन को रोकने या स्लो करने में कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन का बड़ा रोल होता है। पार्टिकल को बार बार मेजर करते हैं तो वो अपनी स्टेट को चेंज करने में फेल हो जाता है या फिर उसका एवोल्यूशन रुक जाता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम ग्रीक फिलोसोफर जीनो ऑफ इलिया के पैराडॉक्स से इंस्पायर्ड है, जिसमें जीनो ने कहा था कि अगर हम किसी चीज को बार बार ऑब्जर्व करते रहें तो वो कभी मूव नहीं कर पाएगी। क्वांटम जीनो इफेक्ट इसी आइडिया को क्वांटम लेवल पे लेकर आता है। अब सोचिए एक क्वांटम पार्टिकल जो अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में है। नॉर्मली क्वांटम सिस्टम्स इवॉल्व करते हैं, मतलब वो अपनी स्टेट को टाइम के साथ बदलते हैं। लेकिन अगर हम इस पार्टिकल को बार बार ऑब्जर्व करते हैं तो मेजरमेंट की वजह से उसका वेव फंक्शन कोलैप्स होता है और वो अपनी पुरानी स्टेट में ही अटका रह जाता है। इस तरह मेजरमेंट सिस्टम की नेचुरल एवोल्यूशन को रोक सकता है। यह काफी माइंड बेंडिंग आइडिया है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता। आप चाहे कितनी भी बार किसी क्लासिकल ऑब्जेक्ट को देखें, वो अपनी प्रॉपर्टीज बदलता रहेगा और ऑब्जर्वेशन उसके मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्वांटम दुनिया में
ऑब्जर्वेशन ही सिस्टम की स्टेट को डिसाइड करता है। क्वांटम जेनो इफेक्ट पे सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस 1787 में मिला, जब वैज्ञानिक इटानो, हाइंजन, बोलिंजर और वाइनलैंड ने ट्रैप्ड बेरिलियम आयॉन्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने दिखाया कि फ्रीक्वेंट मेजरमेंट से क्वांटम स्टेट का ट्रांजिशन काफी स्लो हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट ने क्वांटम थ्योरी के एक अनोखे पहलू को प्रैक्टिकल प्रूफ दिया। आज के टाइम में क्वांटम जीनो इफेक्ट का यूज क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कंट्रोल में हो रहा है। क्वांटम सिस्टम्स को डीकोहेरेंस से बचाने के लिए कंटिन्यूअस मेजरमेंट टेक्निक्स यूज की जाती है, जिससे क्वांटम इंफॉर्मेशन को ज्यादा समय तक प्रिजर्व किया जा सके। क्वांटम जेनो इफेक्ट से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है एंटी जेनो इफेक्ट, जिसमें फ्रीक्वेंट मेजरमेंट एक्चुअली क्वांटम स्टेट के ट्रांजिशन को तेज कर देता है। ये दोनों इफेक्ट्स एक डेलिकेट बैलेंस दिखाते हैं, जो मेजरमेंट की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की डायनामिक्स पर डिपेंड करता है। फिलोसॉफिकली, क्वांटम जीनो इफेक्ट हमारे ऑब्जर्वेशन और रियलिटी के बीच के रिलेशनशिप को डीपली क्वेश्चन करता है। अगर ऑब्जर्वेशन ही किसी चीज को रोक सकता है, तो क्या इसका मतलब है कि रियलिटी ऑब्जर्वर के बिना एग्जिस्ट नहीं करती? या फिर ऑब्जर्वेशन रियलिटी को कंटिन्यूअसली रिक्रिएट करता है? ये आइडियाज क्वांटम मैकेनिक्स के इंटरप्रिटेशंस में बहुत डिबेटेड हैं। कुछ इंटरप्रिटेशंस, जैसे कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, कहती हैं कि क्वांटम स्टेट्स तब तक इंडेफिनिट रहते हैं जब तक मेजरमेंट नहीं होता। क्वांटम जीनो इफेक्ट इन इंटरप्रिटेशंस को एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल एग्जाम्पल देता है कि मेजरमेंट रियलिटी के लिए कितना क्रूशियल है। इस इफेक्ट को समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। सोचिए, आप एक इंसान हैं जो मेडिटेशन कर रहा है। जब आप अपने ब्रेथ पे ध्यान देते हैं, आप अपने माइंड को एक जगह अटकाकर रख देते हैं। ऐसे ही क्वांटम मेजरमेंट भी सिस्टम को एक पर्टिकुलर स्टेट में अटका देता है, उसके एवोल्यूशन को रोक देता है। लेकिन जैसे ही आप ध्यान हटाते हैं, सिस्टम अपनी नेचुरल फ्लो में आ जाता है। क्वांटम जीनो इफेक्ट का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि ये टाइम के कंसेप्ट को भी चैलेंज करता है। नॉर्मली टाइम एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है, लेकिन क्वांटम जीनो इफेक्ट में मेजरमेंट की वजह से टाइम का फ्लो डिसकंटिन्यूअस लगता है, जहां सिस्टम फ्रीज हो जाता है। यह इफेक्ट क्वांटम सिस्टम्स की यूनिक नेचर को हाईलाइट करता है, जहां हमारी क्लासिकल इंट्यूशन फेल हो जाती है। क्वांटम वर्ल्ड में हमारी देखने की क्षमता ही चीजों को बदल सकती है। इसका एक एग्जिस्टेंशियल इंप्लीकेशन भी है। अगर हम अपनी जिंदगी को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें, अपने हर एक्शन को एनालाइज करें, तो क्या हम अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं? क्या ओवरथिंकिंग या एंजाइटी क्वांटम जीनो इफेक्ट की तरह काम करती है, जहां हम अपनी प्रोग्रेस को फ्रीज कर देते हैं? यह थॉट प्रोवोकिंग कंपैरिजन हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई हो सकता है। क्वांटम जीनो इफेक्ट का एक और फैसिनेटिंग एप्लीकेशन है क्वांटम बायोलॉजी में। कुछ रिसर्च कहती है कि फोटोसिंथेसिस और बर्ड नेविगेशन जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्वांटम कोहेरेंस और मेजरमेंट का रोल हो सकता है। यह सजेस्ट करता है कि नेचर भी क्वांटम जीनो इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकता है अपने प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए। इस सेगमेंट को यहां खत्म करने से पहले थोड़ा सोचिए, क्या रियलिटी हमारे ऑब्जर्वेशन के बिना भी अस्तित्व में है, या फिर हमारी नजर ही उस रियलिटी को डिफाइन करती है? क्वांटम जीनो इफेक्ट एक ऐसा ग्लिम्स देता है जहां ऑब्जर्वेशंस और एग्जिस्टेंस का रिश्ता एकदम गहरा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब जब हमने क्वांटम जीनो इफेक्ट को समझ लिया, अगला सेगमेंट हमें ले जाएगा एक और ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ जो रियलिटी के अंदर छुपे मल्टी डिमेंशनल सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करता है। यह है मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का फैसिनेटिंग आइडिया, जहां हर क्वांटम डिसीजन से नए यूनिवर्सेस बनते हैं। क्या आपको यह कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा? आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस उठ रहे हैं क्वांटम जेनो इफेक्ट के बारे में? अगर हां, तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम उन सब को और गहराई से समझेंगे, एक ऐसे पर्सपेक्टिव के साथ जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। तब तक के लिए थोड़ा रिलैक्स कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिमाग को इस नए थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ स्लोली अनवाइंड करने दीजिए। जब हर फैसला बनाता है नई दुनिया, सोचिए एक पल के लिए कि आप एक सिंपल डिसीजन लेने जा रहे हैं, जैसे कि चाय पीनी है या कॉफी। हम सबके दिमाग में यह होता है कि हम एक ही रियलिटी में हैं, जहां हमने एक चॉइस की,
और उसके हिसाब से हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक अजीब और माइंड बेंडिंग आइडिया है जिसे मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन MWI की कहते हैं, जो कहता है कि हर एक पॉसिबल चॉइस या क्वांटम इवेंट के लिए यूनिवर्स अलग अलग वर्जन में स्प्लिट हो जाता है। मतलब जब आप चाय या कॉफी चूज करते हैं, दोनों चॉइसेस को फॉलो करते हुए अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स बन जाते हैं। एक में आप चाय पी रहे हैं तो दूसरे में कॉफी। यह कॉन्सेप्ट पहली बार ह्यू एवरेट ने 1957 में प्रपोज किया था। उसने क्वांटम मैकेनिक्स के एक फंडामेंटल प्रॉब्लम, वेव फंक्शन कोलैप्स, को एक्सप्लेन करने के लिए यह थ्योरी दी। कन्वेंशनल क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं, उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और पार्टिकल एक डेफिनेट स्टेट में आ जाता है। लेकिन मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहता है कि वेव फंक्शन कभी कोलैप्स नहीं होता, बल्कि वो पूरी तरह से इवॉल्व करता रहता है, जिसमें हर पॉसिबल आउटकम एक नए यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। अब सोचिए, ये आइडिया कितना अनसेटलिंग भी है और साथ ही सोचने पे मजबूर करने वाला भी। मतलब हर बार आप कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, एक नई दुनिया का जन्म होता है। एक आप जहां आपने नौकरी छोड़ दी है और दूसरा जहां आप उसी नौकरी में बने रहते हैं। एक यूनिवर्स जहां आपने उस एग्जाम में फेल किया और दूसरा जहां आपने टॉप किया। हर आउटकम का अपना अलग वर्जन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यह भी है कि आपके काउंटलेस कॉपीज किसी न किसी पैरेलल रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ सक्सेसफुल, कुछ स्ट्रगल्स में, कुछ बिल्कुल अलग जिंदगी जी रहे हैं। यह आइडिया ह्यूमन इंडिविजुअलिटी और फ्री विल पर भी सवाल उठाता है। अगर हर डिसीजन से अलग अलग यूनिवर्स बनते हैं, तो क्या हमारा मैं असली में कोई एक वर्जन है, या हम एक अनंत संभावनाओं के बीच का एक छोटा सा बिंदु है? मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट्स को भी नई रोशनी में देखता है। जब दो पार्टिकल्स एंटेंगल्ड होते हैं, उनकी स्टेट्स एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। MWI के हिसाब से ये एंटेंगलमेंट अलग अलग वर्ल्ड्स के बीच का कनेक्शन हो सकता है, जहां पार्टिकल्स के डिफरेंट स्टेट्स अलग यूनिवर्सेस में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि अगर ये पैरेलल वर्ल्ड्स सच हैं, तो हम उन्हें कैसे परसीव कर सकते हैं? हम अपनी दुनिया के अलावा किसी दूसरी दुनिया में जा सकते हैं या वहां के एग्जिस्टेंस का पता लगा सकते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स का यह थ्योरी इस लेवल पर है कि प्रैक्टिकली हम पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल नहीं कर सकते। ये थ्योरीज मेनली मैथमेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं जो क्वांटम रियलिटी को समझने के लिए हैं। फिलोसॉफिकली मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है। अगर हर पॉसिबल आउटकम अलग दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो क्या हमारे जीवन का कोई यूनिक मीनिंग है? क्या हमारी चॉइसेस का कोई असली फर्क पड़ता है, या हम सिर्फ अनंत वर्जन्स में अपने आप को लूज कर देते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यह आइडिया एक तरह का लिबरेशन है, क्योंकि हर गलती या डिसीजन जो हम करते हैं, उसका एक परफेक्ट या अलग रिजल्ट किसी और यूनिवर्स में मिल जाएगा। मतलब आपके दिमाग का वो भारी स्ट्रेस जो आप गलतियों से फील करते हैं, हो सकता है कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में नहीं हो रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ यह कॉन्सेप्ट हमारे लिए अपनी जिंदगी की अकाउंटेबिलिटी और सिग्निफिकेंस को भी चैलेंज करता है। इस इंटरप्रिटेशन का एक और इंटरेस्टिंग इंप्लीकेशन टाइम के नेचर को लेकर है। अगर पैरेलल यूनिवर्सेस हर मोमेंट बन रहे हैं, तो टाइम लीनियर नहीं बल्कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यह आइडिया हमारे समझ के बाहर एक रियलिटी के दरवाजे खोलता है, जिसमें हमारी जिंदगी एक बहुत बड़ी कॉस्मिक स्टोरी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन पर रिसर्च और डिबेट आज भी चल रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी के नए डेवलपमेंट्स ने इस इंटरप्रिटेशन को और भी पॉपुलर बना दिया है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि MWI क्वांटम ग्रेविटी और कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरीज के साथ मिलकर हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन और नेचर को समझने में मदद कर सकता है। इस सेगमेंट में यह समझना जरूरी है कि मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक फिलोसॉफिकल और मेटाफिजिकल सोच भी है, जो हमारे यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस के बारे में हमारे परसेप्शंस को हिला देती है। यह हमारे परसेप्शन ऑफ रियलिटी, टाइम, फ्री विल और आइडेंटिटी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखती है।
थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप जिस रूम में अब बैठकर ये सुन रहे हैं उसके बाहर अनेकों और वर्ल्ड्स हैं जहां आप अलग अलग वर्जन्स में जिंदा हैं। कुछ खुश, कुछ उदास, कुछ एडवेंचरस और कुछ बिल्कुल अलग एक्सपीरियंसेस के साथ। हर यूनिवर्स का अपना एक अलग ट्रुथ है और हर सच की अपनी एक कहानी। आपके दिमाग को अब थोड़ा वक्त दीजिए इस थॉट एक्सपेरिमेंट को प्रोसेस करने के लिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे ट्रैवलर हैं जो एक मल्टी डायमेंशनल रियलिटी के रास्ते पे चल रहा है, जहां हर मोड पर नई पॉसिबिलिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। अब जब हमने मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लिया, अगला और आखिरी सेगमेंट हमें ले जाएगा कॉन्शियसनेस के एक ऐसे मिस्ट्री तक जो क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस के बीच की बाउंड्री को तोड़ता है। ये होगा एक जर्नी जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे क्वांटम कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट। क्या हमारी अवेयरनेस भी क्वांटम फेनोमेना का हिस्सा हो सकती है? उम्मीद है आपको यह सेगमेंट पसंद आया होगा। आपके क्या विचार हैं मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के बारे में? क्या आपको लगता है कि हर डिसीजन के अपने अलग अलग पैरेलल वर्जन्स होते हैं, या फिर यह सिर्फ एक साइंटिफिक इमेजिनेशन है? अगले सेगमेंट में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिमाग को इस इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के ओशन में हल्की सी तैराकी करने दीजिए। क्या हमारा दिमाग क्वांटम दुनिया का हिस्सा है? जब हम क्वांटम दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और अजीब आइडियाज को समझने लगते हैं, तो एक ऐसा सवाल अपने आप सामने आता है जो हमेशा से फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और थिंकर्स को परेशान करता आया है। कॉन्शियसनेस क्या है और क्या यह क्वांटम फिजिक्स से कैसे जुड़ी हो सकती है? इस सेगमेंट में हम इसी रहस्यमय सवाल को एक्सप्लोर करेंगे, क्वांटम कॉन्शियसनेस। सबसे पहले थोड़ा सोचिए कि हमारा दिमाग क्या है। यह एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, न्यूरॉन्स एंड केमिकल रिएक्शंस का जंगल, जहां थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस बनते हैं। पर फिर भी हमारी अवेयरनेस, वो जज्बात, सोचने की क्षमता, अपने अस्तित्व का एहसास कैसे बनता है? क्या यह सिर्फ न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से है, या कुछ और गहरा और मिस्टीरियस है? क्वांटम कंफ्यूजन थ्योरी कहती है कि हमारी अवेयरनेस, हमारा सेल्फ, शायद क्वांटम फेनोमेना से जुड़ा हुआ है। मतलब शायद हमारा दिमाग सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रिकल रिएक्शन से नहीं चल रहा, बल्कि क्वांटम लेवल पर भी कुछ चल रहा है। यह आइडिया ट्रेडिशनल न्यूरोसाइंस और फिजिक्स के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। यह कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ के काम के थ्रू। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जिसे ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन या OR कहते हैं। यह कहता है कि हमारे ब्रेन के माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, न्यूरॉन्स के अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग जैसा काम करते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कॉन्शियस एक्सपीरियंस का जेनेसिस होता है। सोचिए, हमारे दिमाग के अंदर क्वांटम लेवल पर होने वाली ये एक्टिविटीज ही हमारी सोच, फीलिंग और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को शेप करती है। अगर यह सच है, तो कॉन्शियसनेस सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि एक क्वांटम इवेंट है जो पूरे यूनिवर्स के साथ इंटरकनेक्टेड है। इस आइडिया के साथ एक बहुत ही अजीब और सोचने वाला पैराडॉक्स जुड़ा हुआ है। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ऑब्जर्वेशन काफी मायने रखता है। जब हम किसी क्वांटम इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं, तभी वो स्टेट डिसाइड होती है। तो क्या हमारी कॉन्शियसनेस ही वो ऑब्जर्वर है जो रियलिटी को डिफाइन करती है? मतलब अगर हम सोच रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तभी दुनिया अपने डिफाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये थॉट एक तरह से ऑब्जर्वर इफेक्ट और पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स का पार्ट है, जिसे जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर ने प्रपोज किया था कि यूनिवर्स अपने ऑब्जर्वेशन के बिना कंप्लीट नहीं होता। हमारी अवेयरनेस, हमारी ऑब्जर्वेशन क्वांटम रियलिटी को बनाती है। मतलब हम सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, बल्कि क्रिएटर भी हैं अपनी रियलिटी के। इस थॉट को समझना पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमने हमेशा सोचा कि यूनिवर्स इंडिपेंडेंट है अपने रूल्स के साथ। लेकिन क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी कहती है कि हम और यूनिवर्स दोनों एक इंटरकनेक्टेड डांस कर रहे हैं, जहां ही हमारी अवेयरनेस रियलिटी को शेप करती है और रियलिटी हमारी अवेयरनेस। एक और फैसिनेटिंग चीज है कि क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी कई स्पिरिचुअल और मिस्टिकल ट्रेडिशंस के आइडियाज से भी रेजोनेट करती है। भारत के वेदांता,
बुद्धिज्म और सूफिज्म जैसी फिलॉसफीज में कॉन्शियसनेस को अल्टीमेट रियलिटी माना गया है, जो फिजिकल बॉडी से अलग और सुपीरियर है। क्वांटम कॉन्शियसनेस की साइंस भी यही सजेस्ट करती है कि कॉन्शियसनेस किसी एक फिजिकल चीज से ज्यादा है। ये पूरे कॉस्मोस का एक फंडामेंटल हिस्सा है। लेकिन इस थ्योरी के क्रिटिक्स भी हैं। बहुत से न्यूरोसाइंटिस्ट्स और फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि क्वांटम इफेक्ट्स ब्रेन में ऑपरेट करना मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट क्वांटम कोहेरेंस को सपोर्ट नहीं करता। मतलब ब्रेन में क्वांटम स्टेट्स तुरंत कोलैप्स हो जाते हैं। इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स का दिमाग के फंक्शन में रोल बहुत लिमिटेड है। फिर भी आज भी इस फील्ड में काफी रिसर्च की मौत चल रही है। क्वांटम बायोलॉजी, क्वांटम न्यूरोसाइंस जैसे नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं जो एक्सप्लोर करते हैं कि क्वांटम फिनोमेना लिविंग सिस्टम्स में कैसे हो सकते हैं। अगर फ्यूचर में प्रूफ मिलता है कि क्वांटम प्रोसेसेस कॉन्शियसनेस का बेस है, तो यह साइंस और फिलॉसफी दोनों के लिए एक रेवोल्यूशन होगा। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप अपने दिमाग के अंदर क्वांटम दुनिया के छोटे छोटे पार्टिकल्स को घूमते हुए देख रहे हैं। हर एक पार्टिकल सुपरपोजिशन में चाक मल्टीपल स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, और आपकी अवेयरनेस, आपकी सोच इन क्वांटम स्टेट्स के साथ इंटरैक्ट कर रही है। क्या यह सोचकर आपको थोड़ा अजीब सा सुकून मिल रहा है, जैसे आप यूनिवर्स के सबसे गहरे राज का एक छोटा हिस्सा हैं? अब जब हमने क्वांटम कॉन्शियसनेस की कॉम्प्लेक्सिटी और उसके दरवाजे थोड़ा खोल दिए हैं, तो एक बात साफ है, हमारी रियलिटी, हमारा एग्जिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेटाफिजिकल भी है। हमारा दिमाग एक क्वांटम मशीन से ज्यादा है। ये एक ऐसा इंटरफेस है जहां फिजिक्स, अवेयरनेस और यूनिवर्सल मिस्ट्री मिलते हैं। यह आइडिया हमारे लिए एक शांतिपूर्ण और गहरा सेंस ला सकता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी सिर्फ एक फिजिकल एक्सीडेंट नहीं, बल्कि पूरे कॉस्मोस से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी है जो क्वांटम लेवल पर चल रही है। हर सोच, हर फीलिंग, हर सपना एक क्वांटम इवेंट है जो पूरे यूनिवर्स को इफेक्ट करता है। सोचने की बात यह है कि जब आप सो रहे हैं, तब भी आपका दिमाग क्वांटम लेवल पर एक्टिव रहता है। आपके सपने, आपके सबकॉन्शियस थॉट्स शायद क्वांटम कॉन्शियसनेस का एक मैनिफेस्टेशन है, एक ऐसे रेल्म का जहां क्लासिकल फिजिक्स का कोई रूल नहीं, सिर्फ क्वांटम पॉसिबिलिटीज की बात होती है। इस सेगमेंट को एंड करने से पहले एक बार फिर अपने आप को रिलैक्स करने दीजिए। गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि आप एक ऐसे यूनिवर्सल नेटवर्क का हिस्सा हैं जहां आपकी कॉन्शियसनेस हर क्वांटम इवेंट के साथ जुड़ती है। हर पल आप एक कॉस्मिक डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हर पार्टिकल, हर वेव और हर थॉट अपनी जगह ले रहा है। यह क्वांटम कॉन्शियसनेस का सफर सिर्फ साइंस नहीं, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है जो हमारे अस्तित्व को एक नया मतलब देता है। जब हम अपने आप को सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि यूनिवर्स के एक क्वांटम थ्रेड के रूप में समझने लगते हैं, तो हमारी जिंदगी के हर पहलू में एक अजीब शांति और गहराई आ जाती है। अब आप धीरे धीरे अपने आप को उस गहरी नींद के लिए तैयार कीजिए, जिसमें ये क्वांटम आइडियाज आपके सपनों में नई रोशनी बनकर चमकेंगे। इस कॉस्मिक मिस्ट्री को अपने अंदर महसूस कीजिए और सोचिए कि आपका दिमाग एक इन्फिनिट क्वांटम ओशन में तैर रहा है, बहुत ही शांत, बहुत ही सुकून भरा।